हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था, फाइनली आज से दी करंट अफेयर शो की वापसी होने जा रही है। यानी कि आज से आपको एवरी संडे शाम 5 बजे दी करंट अफेयर शो का एक नया एपिसोड देखने को मिलेगा। और दोस्तों, जहां पर हमने इस करंट अफेयर शो को छोड़ा था, वहीं से फाइनली हम इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। टोटल 87 एपिसोड हमारे हो चुके थे। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं दी करंट अफेयर शो का एपिसोड नंबर 88, जिसमें हम लास्ट वीक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट, एकदम सिलेक्टेड, एकदम फिल्टर्ड करंट अफेयर्स को एकदम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दी करंट अफेयर शो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता, इसलिए बिल्कुल फोकस के साथ देखिएगा और नोट्स मेंटेन करते हुए जरूर चलिएगा, आपको जबरदस्त बेनिफिट देखने को मिलेगा। आने वाले टाइम में दोस्तों, कैसी भी सिचुएशन आए, कोई भी कंडीशन रहे, दी करंट अफेयर शो कंटिन्यू रहेगा, ये कभी भी अब बंद नहीं होगा। तो भाई अब थोड़े एक्टिव हो जाइए। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आज के एपिसोड शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, वे टू सक्सेस की करंट अफेयर ओवरडोज लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने आपको लास्ट 12 मंथ्स के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट, एकदम फिल्टर्ड, सिलेक्टेड करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराए हैं। साथ ही दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट परचेज करके धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब करंट अफेयर बड़ा चैलेंज आपके सामने नहीं बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के एपिसोड का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। नासा ने शेयर की अंतरिक्ष में उगाए गए खूबसूरत जीनिया फूल की तस्वीर। दोस्तों, फाइनली 50 साल की कड़ी मेहनत के बाद नासा ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है। फाइनली नासा के वैज्ञानिकों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फूल उगा लिए हैं। देखिए दोस्तों, 1970 से इसके ऊपर प्रयोग चल रहे थे, डिफरेंट साइंटिस्ट प्रयोग कर रहे थे कि कैसे हम स्पेस के अंदर कुछ भी उगा सकते हैं, पेड़ पौधे उगा सकते हैं, फिर फूल उगा सकते हैं। लेकिन अब फाइनली इसमें उन्होंने सफलता हासिल कर ली है। देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री केजेल लिंडग्रेन द्वारा 2015 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यह विशेष प्रयोग शुरू किया गया था, लेकिन अब फाइनली 2023 में इसमें सफलता हासिल कर ली है। नासा के वैज्ञानिकों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जीनिया फूल उगा लिए हैं और इसकी तस्वीर खुद नासा ने शेयर किया, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। देखिए दोस्तों, जीनिया फूल अपने आप में एक स्पेशल फूल है, इसकी कुछ स्पेशलिटी है, खास बातें जिनके बारे में आपको बताता हूं। देखिए फ्रेंड्स, ये वो तस्वीर है जो कि नासा ने शेयर करी। ये इनकी जो फसल है उसकी भी तस्वीर उन्होंने शेयर करी, और फाइनली जो रिजल्ट निकला है, जो फूल खिला है, उसकी भी तस्वीर नासा ने शेयर की है। यह जीनिया फूल जो कि दुनिया का सबसे रंगीन, सबसे कलरफुल फ्लावर माना जाता है, और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्लावर है, यानी कि बहुत ही जल्दी ग्रो होता है। यानी कि अगर इसको उगा रही है, जल्दी ही ये ग्रो हो जाता है बाकी फ्लावर के कंपैरिजन में। इसकी और कुछ खास बातें हैं। देखिए, जीनिया यानी कि जीनिया जो फ्लावर है, ये एस्टेरेसिया फैमिली के तहत हेलियनथेई प्रजाति का फूल है। यह फूल मुख्य रूप से मैक्सिको और दक्षिणी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्रों में पाया जाता है। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन फूलों से रिलेटेड ही पूछा जाएगा कि हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कौन सा फूल उगाया, जीनिया फूल उगाया, याद रखेगा। अब दोस्तों, ये काम करके दिखाया है नासा ने, तो नासा के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए दोस्तों, नासा का मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट फेडरल गवर्नमेंट की, जो कि काम करते हैं सिविल स्पेस प्रोग्राम, एरोनॉटिक्स रिसर्च और स्पेस रिसर्च के लिए। देखिए दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी नासा की 29 जुलाई 1958 में हुई थी। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, यूनाइटेड स्टेट के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो फाउंडर हैं, इसके जो संस्थापक हैं, वो डिवाइट डी एसेनहोवर है। नोट कर लीजिएगा, हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट के अंदर है, और जो नासा जॉनसन स्पेस सेंटर है, वो नासा की ही एक सब्सिडरी है। नेक्स्ट है भाई, ऑस्ट्रेलिया सभी आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बनी। दोस्तों, फाइनली ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने एक बड़ा इतिहास रच दिया है। आईसीसी की 4 मेजर ट्रॉफीज है, इसने अपने नाम कर ली है, यानी कि किसी ना किसी साल में इन्होंने वो चारों की चारों ट्रॉफी अपने नाम किया, वो खिताब जीते हैं, और ऐसा करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बन चुकी है। लेकिन इस बार भारत
इस खिताब को अपने नाम करते करते चूक गया है, और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। मैं आपको बताऊंगा क्यों। देखिए दोस्तों, अभी जून के सेकंड वीक में WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल मैच में भारत को हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया है। WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीता है इस बार, तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने जीता है, ये याद रखिएगा। और आईसीसी की वो 4 कौन सी मेजर ट्रॉफीज हैं जो कि कभी ना कभी ऑस्ट्रेलिया टीम ने अपने नाम किया है, वो भी आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की आईसीसी टूर्नामेंट जीत की ये लिस्ट है, आईसीसी ट्रॉफी, और ये वर्ष लिखे हुए हैं। वनडे वर्ल्ड कप जो जीता है ऑस्ट्रेलिया 1987, 1999, 2003, 2007, 2005, यानी कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने 5 बार तो वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम किया है इन सालों में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2006, 2009 में इसने अपने नाम किया है। साथ ही T20 वर्ल्ड कप इसने 2021 में अपने नाम किया है, यानी कि 2 साल पहले, ठीक है। साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो कि इस बार इसने अपने नाम कर लिया है। और ये चारों ट्रॉफी आईसीसी की, ये चारों मेजर ट्रॉफी अपने नाम करने वाली पहली क्रिकेट टीम बन गई है ऑस्ट्रेलिया। अब बात कर लेते हैं WTC के बारे में। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच अभी खेला गया था, आपको पता है, जून के सेकंड वीक में। और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बहुत पुरानी नहीं है, इसका इतिहास बहुत बड़ा नहीं है। 2019 से ही इसकी स्थापना हुई थी। अभी तक केवल 2 बार ही इस टूर्नामेंट को कंडक्ट कराया गया था। 2019 में कंडक्ट कराया गया था, उसमें क्या हुआ था, न्यूजीलैंड ने इस खिताब को अपने नाम कर लिया था। वहां पर भी रनर अप टीम भारत ही रही थी, न्यूजीलैंड ने भारत को हटाया था, यानी कि उप विजेता भारत ही रहा था। और दूसरी टूर्नामेंट अभी 2019, 20, 21, 23, अब 23 में कराई गई। इसमें भी उप विजेता टीम कौन सी रही है, भारत रही है। और इंडिया को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने इसको अपने नाम किया, यानी कि 2 बार ही इस टूर्नामेंट को अभी तक कंडक्ट कराया गया है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की स्थापना कब हुई थी। 2019 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी। WTC फाइनल 2030 जीतने के लिए भारत को 444 रन की आवश्यकता थी। देखिए, भारत को 444 रन की जरूरत थी, लेकिन पूरी भारतीय टीम 234 रन पर ही ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने खेल के 5वें दिन भारत को 209 रनों से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। खास बात यह है कि WTC में जो प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर हैं। टेविस हेड को चुना गया प्लेयर ऑफ द मैच। एग्जाम में गारंटीडली क्वेश्चन पूछा जाएगा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी टेविस हेड को चुना गया, क्योंकि इन्होंने 174 बॉलों में लगभग 163 रन बनाए। ठीक है, 163 रन की शानदार पारी इन्होंने खेली। इनका नाम है टेविस हेड, प्लेयर ऑफ द मैच इनको चुना गया। उम्मीद करता हूं कि लर्न हो गया होगा, अच्छे से याद हो गया होगा। 2019 जो इससे पहले WTC हुआ था वो न्यूजीलैंड ने जीता था। तो अभी तक यही 2 टीम है WTC खिताब अपने नाम करने वाली। नेक्स्ट है, व्हाट्सएप द्वारा लॉन्च किया गया नया फीचर चैनल्स। दोस्तों, हाल ही में व्हाट्सएप की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मेटा, जिसके फाउंडर कौन है, मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के थ्रू व्हाट्सएप के अंदर एक नया फीचर अपडेट किया, एक नया फीचर लॉन्च किया, जिसको नाम दिया गया है चैनल्स। अब ये फीचर है क्या, ये फीचर किस काम आने वाला है। देखिए दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप का ये चैनल फीचर टेलीग्राम को बीट कर देगा, क्योंकि टेलीग्राम की एक तरीके से कॉपी है। जो टेलीग्राम है ना, उसमें चैनल्स फीचर ऑलरेडी काम कर रहा है। इसका काम क्या होगा, इसकी स्पेशलिटी क्या है। अभी आप व्हाट्सएप के अंदर कोई भी ग्रुप बनाते हो, उसकी एक लिमिट है जहां पर उसमें केवल 257 मेंबर ही ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये चैनल्स फीचर आ जाएगा व्हाट्सएप के ऊपर, इसमें आप काफी सारे मेंबर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। काफी सारे मेंबर ज्वाइन हो सकते हैं, 1 लाख, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 40 मिलियन, 50 मिलियन तक। ठीक है, इसके व्हाट्सएप के ऊपर एक चैनल बनेगा, उसके एक प्रॉपर नाम होगा। जैसे कि अब आप व्हाट्सएप ग्रुप को देते हो, उसमें मेंबर्स ज्वाइन होंगे। ठीक है, उसमें कितने मेंबर ज्वाइन हो सकते हैं उसकी लिमिट नहीं है, ग्रुप की तरह उसकी कोई लिमिट नहीं है। जिसके बाद जो लोग हैं ना, वो एक दूसरे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो ये इसका फायदा होने वाला है। ठीक है,
तो ये है नया फीचर चैनल, जो कि टेलीग्राम की एक तरीके से कॉपी है, इसलिए बोला जा रहा है कि टेलीग्राम को बीट कर देगा। जैसे कि आपने देखा होगा, जहां पर टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूं ना, हमारा वीडियो सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसमें 2 लाख के आसपास शायद मेंबर होने वाले, सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो इसी तरीके से ये व्हाट्सएप का चैनल फीचर रहने वाला है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने हाल ही में किस सोशल मीडिया ने चैनल्स फीचर लॉन्च किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा व्हाट्सएप। समझ गए। और प्ले स्टोर के ऊपर इसका बेटा वर्जन भी ऐड कर दिया गया है। धीरे धीरे पब्लिकली इसको सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत में 27 साल बाद होगा मिस वर्ल्ड पेजेंट का आयोजन। दोस्तों 2023 नवंबर दिसंबर के अंदर भारत में मिस वर्ल्ड का 71वां एडिशन का आयोजन कराया जाएगा, और ये पूरे 27 साल बाद भारत के अंदर होगा। यानी कि इससे पहले 1996 में भारत में इसका आयोजन हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात भी है। तो भाई इस बार जो मिस वर्ल्ड का 71वां एडिशन होने जा रहा है, उसका आयोजन भारत करा रहा है पूरे 27 साल बाद, और ये नवंबर या फिर दिसंबर 2023 के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। इसकी जो घोषणा करी है वो खुद मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की सीईओ और चेयरपर्सन जूलिया मोर्ले ने करी है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये है मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की सीईओ और चेयरपर्सन, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनका नाम है जूलिया मोर्ले, ठीक है, जूलिया मोर्ले। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। जो आप इनको स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यह 2022 की मिस वर्ल्ड, ठीक है, जिनका नाम है कैरोलिना बिलावास्का, जो कि पोलैंड की है। इस बार जो 2023 के लिए मिस वर्ल्ड चुनी जाएंगी, ये उनको क्राउन पहनाएंगी। समझ गए। और एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मिस वर्ल्ड 2023 में भारत को रिप्रेजेंट कौन करेगा। तो भाई भारत को रिप्रेजेंट करेगी सिनी सेठी, जो कि 2022 मिस इंडिया रह चुके, जिनको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। ये है सिनी सेठी, मिस वर्ल्ड 2023 में भारत को रिप्रेजेंट करेगी। साथ ही मिस इंडिया 2023 भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो सही आंसर हो जाएगा नंदनी गुप्ता। फिलहाल मिस इंडिया कौन है? नंदनी गुप्ता, जिनको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। तो भाई एक ही करंट इवेंट से 4-5 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट निकल जाते हैं। पहला तो ये कि भारत 27 साल बाद मिस वर्ल्ड पेजेंट का आयोजन कराने जा रहा है। इससे पहले भारत ने 1996 में कराया था। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की सीईओ और चेयरपर्सन कौन है? आपके सामने स्क्रीन पर है, जूलिया मोर्ले है। और 2022 मिस वर्ल्ड कौन है? कैरोलिना बिलावास्का है, पोलैंड की है। और भारत को रिप्रेजेंट कौन करेगी? सिनी सेठी करेगी। और फिलहाल मिस इंडिया कौन है? नंदनी गुप्ता है। तो भाई यही स्पेशलिटी हमारी दी करंट अफेयर शो की। एक ही करंट अफेयर्स में से बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। तो सारी चीज नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में पता नहीं क्या पूछ लिया जाए। गुजरात में बिपरजॉय साइक्लोन का कहर, आप सभी को पता है। हाल ही में 2-3 दिन पहले गुजरात के अंदर बिपरजॉय साइक्लोन ने कहर बरपाया था। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बनेंगे कि भाई बिपरजॉय जो साइक्लोन है, इसका नाम ये कैसे पड़ा, इसकी खास बात क्या है, ये कहां से चला, ठीक है, कौन से महासागर में आया। ये देखिए दोस्तों, भारत में तो इसने गुजरात को हिट किया अभी 2-3 दिन पहले, जिसकी स्पीड बताई जा रही है 110 से 125 किलोमीटर पर आवर। यह भी नोट करने वाली चीज है, जो बिपरजॉय साइक्लोन आया भारत के अंदर, इसकी स्पीड 110 से 125 किलोमीटर, और जिस एरिया में आया इस स्पीड थी। और आसपास के जो दूर दराज वाले इलाके थे जहां पर इसका इफेक्ट पहुंचा, वहां पर भी लगभग 90 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड देखी गई, और भयंकर इसने विनाश करा। हालांकि जान का खतरा बहुत ज्यादा नहीं रहा, लगभग 2 लोगों की मौत बताई जा रही है फिलहाल अभी तक। देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा, साइक्लोन बिपरजॉय का नाम बांग्लादेश द्वारा रखा गया है। बिपरजॉय शब्द का बांग्ला भाषा में अर्थ है आपदा या फिर विनाश। समझ गए। इसी वजह से इसको बिपरजॉय नाम दिया गया। कौन से देश ने दिया? बांग्लादेश ने दिया। वर्ष 2023 में यह अरब सागर में बनने वाला पहला साइक्लोन है। 2023 में अरब सागर में बनने वाला पहला साइक्लोन कौन सा है? एग्जाम में पूछा जाएगा। बिपरजॉय साइक्लोन है, जिसने भारत में गुजरात को हिट किया। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये यहां पर अरब सागर हमारा है, यहां पर बिपरजॉय जो ये साइक्लोन है ये आया, ये हमारा गुजरात है, जहां पर इसने भारत को हिट किया और पाकिस्तान के कुछ एरिया को इसने हिट किया। अंतरिक्ष से भी सैटेलाइट के द्वारा इसकी कुछ तस्वीरें ली गई। स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये बिपरजॉय साइक्लोन की तस्वीर है जो कि सैटेलाइट ने ली अंतरिक्ष से। तो उसका व्यू आप देख लीजिए, कितना खतरनाक लग रहा है। नेक्स्ट है
डीआरडीओ ने किया अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। दोस्तों डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत की अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इंडियन डिफेंस के लिए हथियार, टैंक, मिसाइल्स बनाने का काम करता है। दोस्तों हाल ही में डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का एक और सफल परीक्षण कर लिया गया है, और यह सफल परीक्षण नाइट में किया गया है। ठीक है, यानी कि जो अग्नि प्राइम है ये नाइट में किस तरीके से ऑपरेट की जा सकती है, इसकी सटीकता को मापने के लिए, इसकी सटीकता को जांचने के लिए यह सफल परीक्षण स्पेशली नाइट में किया गया है, उड़ीसा तट से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। यहां पर देखिए डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने अग्नि प्राइम मिसाइल का पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च टेस्ट का सफल परीक्षण किया है। यह टेस्ट उड़ीसा के तट के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। दोस्तों इससे पहले आप पूछो कि भैया बैलिस्टिक मिसाइल कैसी होती है, इनकी स्पेशलिटी क्या है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल्स की खास बातें जान लीजिए। दो टाइप की मिसाइल्स स्पेशली होती है, क्रूज मिसाइल होती है, एक बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती है ना, वो एक प्रॉपर यानी कि एक पर्टिकुलर ट्रैजेक्टरी, एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करती है, उसके बाद अपने टारगेट को हिट करती हैं। जैसे कि कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल जब छोड़ी जा रही है, सबसे पहली बात तो इसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, और ये एक हैवी पेलोड होती है, यानी कि एक काफी वेट, काफी गोला बारूद लेकर ये उड़ान भर सकती है। इसको लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, जब इसको लॉन्च किया जाता है, पहले तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर की जो इंटरनल ऑर्बिट है वहां तक ये पहुंचती है, और ये अर्थ सरफेस से लगभग 17 से 20 किलोमीटर के आसपास रहती है। मतलब ऑर्बिट से बाहर नहीं निकलती, एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकलती, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रहती है। और जब ये नीचे की तरफ आती है तो इसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ती है, उसके बाद ये अपने टारगेट को हिट करती है, और ये एक प्रॉपर पाथ को ही फॉलो करती है। यानी कि अगर एक बार टारगेट लॉक कर दिया गया है तो उसके बाद ये अपनी डायरेक्शन, पोजीशन या फिर अपने पाथ को चेंज नहीं कर सकती। क्लियर है? या अगर अपने उसका टारगेट है वो अपनी जगह से दूसरी जगह चला गया तो ये उस टारगेट को मिस कर सकती है। तो ये होती है बैलिस्टिक मिसाइल। एक क्रूज मिसाइल होती है जहां पर उसको इस तरीके से भी छोड़ा जा सकता है, उस तरीके से इसको लॉन्च किया जाता है डायरेक्ट। हालांकि क्रूज मिसाइल जो होती है उनकी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होती इन कंपैरिजन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, वो लोड भी बहुत ज्यादा नहीं उठा सकते, लेकिन उनकी स्पेशलिटी ये होती है कि उनको एक बार लॉन्च करने के बाद उनके पाथ, उनकी पोजीशन को चेंज किया जा सकता है। उनके टारगेट, अगर टारगेट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो भाई क्रूज मिसाइल भी अपनी लोकेशन, अपनी पाथ, अपनी पोजीशन को चेंज कर सकती है टारगेट के अकॉर्डिंग। तो उसकी खास बात ये होती है क्रूज मिसाइल की। उम्मीद करता हूं कि आप बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का फंडा समझ चुके होंगे। तो जो अग्नि प्राइम है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है, यानी कि सरफेस से इसको छोड़ा जाता है और सरफेस पर ही जाके, अर्थ की सरफेस पर ही जाके वार करती है। क्लियर है? कुछ और स्पेशलिटी के बारे में जानती है अग्नि प्राइम के बारे में। देखिए शॉट इन द आर्म, अग्नि प्राइम रेंज ऑफ 1000 से 2000, यानी कि अग्नि प्राइम की जो रेंज है 1000 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज है। यानी कि जो चाइना का मेन लैंड है ये उसको टारगेट बना सकती है, वहां पर ये आक्रमण कर सकती है, और जो पाकिस्तान की टेरिटरी है उसके, पाकिस्तान की पूरी टेरिटरी को ये कवर कर सकती है। इतनी तगड़ी इसकी रेंज है। बीइंग अ कैनिस्टराइज्ड मिसाइल इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली एंड फायर्ड एट वेरी शॉर्ट नोटिस, यानी कि इसको इधर से उधर इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, और शॉर्ट टाइम पर, एक शॉर्ट नोटिस पर भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। यानी कि इसके ऑपरेशंस में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। और बैलिस्टिक मिसाइल की एक और खास बात यह है, देखिए बैलिस्टिक मिसाइल कैन कैरी कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोजिव एज वेल एज केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर म्यूनिशंस लेके ये लॉन्च की जा सकती है, यानी कि हैवी लोड लेके लॉन्च की जा सकती है। ठीक है, इट विल रिप्लेस द पृथ्वी अग्नि फर्स्ट एंड अग्नि 2 मिसाइल्स इन इंडिया। यानी कि दोस्तों जो अग्नि प्राइम है ना, ये अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकंड और पृथ्वी मिसाइल को रिप्लेस करेगी। इसमें काफी सारी चीज अपडेट की गई है अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकंड से। तो ये है हमारी अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका हाल ही में एक सफल परीक्षण कर लिया गया है उड़ीसा तट से। नेक्स्ट वन, भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय क्रूज चेन्नई से श्रीलंका के लिए हुआ रवाना। दोस्तों भारत की पहली इंटरनेशनल क्रूज सर्विस स्टार्ट हो चुकी है, और भारत का पहला इंटरनेशनल क्रूज चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना हो चुका है, टोटल 740 यात्रियों के साथ। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय क्रूज उसको बोलेंगे जो भारत से कोई भी क्रूज दूसरे देश जा रहा हो, और ये क्रूज जा रहा है चेन्नई से श्रीलंका के लिए, जिसको नाम दिया गया है एमवी इंप्रेस। इंप्रेस का मतलब आपको पता ही होगा, महारानी होता है इसका हिंदी मीनिंग। तो एमवी इंप्रेस इसको नाम दिया गया है अंतरराष्ट्रीय क्रूज को, जिसने चेन्नई से
जो कि चेन्नई से रवाना हुआ है श्रीलंका के लिए 740 यात्रियों के साथ। देखिए दोस्तों, हाल ही में इस एमवी एम्प्रेस क्रूज को हरी झंडी दिखाई है केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। और सर्बानंद सोनोवाल यूनियन मिनिस्टर तो है ही, उनके पास ये मंत्रालय तो है ही, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग। साथ ही इनके पास और कौन सा मंत्रालय है? इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी है, यानी कि मिनिस्टर ऑफ आयुष भी है। याद रखिएगा, सर्बानंद सोनोवाल के पास दो मंत्रालय आते हैं, एक मिनिस्टर ऑफ आयुष आता है और दूसरा केंद्रीय शिपयार्ड वाला भी इन्हीं के पास आता है। तो याद रखिएगा, इन्होंने फिलहाल इस क्रूज को हरी झंडी दिखाई है, जिसको चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया है। और दोस्तों, ये तो है इंटरनेशनल क्रूज। और इससे पहले जनवरी में भारत का पहला रिवर क्रूज भी लॉन्च किया गया था। रिवर क्रूज ने भी अपनी पहली यात्रा शुरू करी थी। देखिए, पीएम मोदी ने रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को दिखाई थी हरी झंडी। ये जनवरी की बात है। देखिए दोस्तों, 32 किलोमीटर की इसने यात्रा शुरू करी थी वाराणसी से असम के दिब्रूगढ़ तक। 51 दिन में 25 नदियों से होकर ये गुजरा था, जिसको नाम दिया गया एमवी गंगा विलास। यानी कि नदियों के थ्रू होता हुआ चलेगा, एक स्थल से दूसरे स्थल, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर। देखिए, काशी में पर्यटन के विकास को गति देगा गंगा विलास क्रूज। इसको नाम दिया गया गंगा विलास क्रूज, जिसने वाराणसी से दिब्रूगढ़ के लिए यात्रा शुरू करी थी। वाराणसी से दिब्रूगढ़ असम के लिए, असम के 3200 किलोमीटर के सफर में यह क्रूज उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और असम के कुल 27 रिवर सिस्टम से गुजरेगा। यात्रा के दौरान 3 मुख्य नदियां गंगा, मेघना, साथ ही ब्रह्मपुत्र पड़ेगी और 50 पर्यटन स्थल आपस में जुड़ेंगे। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक तरफ रिवर क्रूज है और एक तरफ अंतरराष्ट्रीय क्रूज ने भी अपनी पहली यात्रा शुरू कर दी है। तो भाई, इंडिया जो है मॉडर्नाइज है, मतलब इंडिया जो है बढ़ रहा है आगे। 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक बना एमआरएफ टायर्स। दोस्तों, हाल ही में एमआरएफ टायर्स ने इतिहास रच दिया है। यह भारत का पहला ऐसा स्टॉक बन चुका है जिसने 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छुआ है। अभी तक भारत के अंदर कोई भी ऐसा ब्रांड, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी जिसके शेयर ने इतना बड़ा आंकड़ा छुआ हो। एमआरएफ टायर्स ऐसा पहला ब्रांड या फिर कंपनी या फिर पहला स्टॉक बन चुका है जिसकी कीमत फिलहाल 1 लाख रुपए प्रति शेयर है। अभी इसने 1,03,000 रुपए के अपने ऑल टाइम हाई लेवल को छू लिया है एमआरएफ टायर ने। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन सा बना? तो आंसर हो जाएगा एमआरएफ टायर्स। याद रखिएगा भाई। वर्ष 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से गवर्नर शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया। दोस्तों, फिलहाल भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी। हाल ही में इनको लंदन के सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए दोस्तों, शक्तिकांत दास जी को इस बड़े अवार्ड से इसलिए सम्मानित किया गया क्योंकि इन्होंने कोविड महामारी के दौरान, साथ ही रूस और यूक्रेन के भयंकर युद्ध के दौरान, और जो अर्थव्यवस्था में उथल पथल मच रही थी, इकोनॉमिक्स में उलट पलट हो रही थी, उस गंभीर सिचुएशन में भी इन्होंने बैंकिंग सिस्टम को संभाले रखा है, उसमें इंप्रूवमेंट इन्होंने दिखाई है। इस बेहतरीन काम के लिए, इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए शक्तिकांत दास जी को गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जा रहा है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि शक्तिकांत दास जी पहले गवर्नर नहीं है जिनको गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जा रहा है। इनसे पहले 2015 में रघुराम राजन जी को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो पहले गवर्नर कौन हो गए गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित होने वाले? रघुराम राजन जी। दूसरे गवर्नर कौन बने गए? शक्तिकांत दास जी। और किन की तरफ से यह अवार्ड दिया गया? लंदन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 की तरफ से। अभय के द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा का हाल ही में विमोचन हुआ। देखिए दोस्तों, अभय के, इनका पूरा नाम है, जो कि एक बहुत बड़े कवि भी हैं, साथ ही बहुत बड़े लेखक भी हैं, जिनके द्वारा बहुत सारी कविताएं और किताबें लिखी गई है। उनके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। हाल ही में इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका टाइटल है नालंदा, जिसका हाल ही में विमोचन हुआ है। देखिए दोस्तों, इस नालंदा पुस्तक की कुछ खास बातें जान लीजिए। बिहार के अंदर जो विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी, उसकी स्थापना से लेकर और उसका जो विनाश हुआ था, उसकी पूरी जर्नी इन्होंने इस किताब के अंदर शेयर करी है। ठीक है, तो उसके नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में सारी जानकारी आप जान पाओगे नालंदा
बुक से जो कि अभय के द्वारा लिखी गई है। देखिए दोस्तों, अभय के जी के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। दोस्तों, अभय के कई कविता पुस्तकों के लेखक हैं, जिनमें सेलेस्टियल, स्ट्रे पोएम्स, मानसून, द मैजिक ऑफ मेडागास्कर और लैटिन अमेरिका के अल्फाबेट शामिल हैं। वह बिहारी साहित्य की पुस्तक सहित कई पुस्तकों के संपादक भी हैं। तो भाई ये काफी बड़ी पर्सनैलिटी है अभय के। इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बने, नालंदा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, इसके ऑथर कौन है, अभय की है। याद रखिएगा, जर्नी थ्रू द वर्ल्ड फर्स्ट यूनिवर्सिटी विद अभय के। तो भाई ये था आज का एपिसोड नंबर 88, जिसमें मैंने आपको पिछले हफ्ते के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करा दिए। देखिए दोस्तों, कराने को तो मैं भी आपको डेली 15-15, 20-20, 40-40 करंट अफेयर कवर करा सकता हूं, लेकिन कुछ फायदा नहीं है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स पूरे हफ्ते के एक साथ हम आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आपका टाइम भी बच सके और आप वो पढ़ सको जो कि इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे। और दोस्तों, साथ ही वे टू सक्सेस की जो करंट अफेयर ओवरडोन मैगजीन है, परचेज कर लीजिएगा। पूरे साल के करंट अफेयर कवर है, जून 2022 से लेकर जून 2023 तक के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन फॉर्मेट के साथ आपको करंट अफेयर्स दे रखे हैं। ये हमारा इंग्लिश वर्जन है, ये हिंदी वर्जन है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मिस मत कर दिएगा। फटाफट परचेज करके तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही रखते हैं। पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।